रूम से तो। शोकेस तो था पूरा, हम्म। इसे पूरा भर के रख दिए सब कुछ। तो सारा स्टडी मटेरियल एलियन का सबका रख दिए हैं इसमें भी, उधर भी रखे हैं। यहीं लेकिन पर। ये सब पूरा टेस्ट देते थे ऑफलाइन में। पर प्रिंटर रखे नहीं अभी। हाँ, एक प्रिंटर भी है यहाँ पे रखे हैं, बहुत हेल्पफुल रहा प्रिंटर लेकिन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हैं हमारे पास निखिल, और मेरा नाम हिमांशु राज है, और यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं इंटरव्यू निखिल का। तो निखिल, अपने बारे में कुछ बताइए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कंग्रेचुलेसन बोलना चाहूंगा कि आपने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। आप भी अच्छा क्योंकि स्कोर किए हैं, मेरे से ज़्यादा ही और अच्छा थैंक स्कोर यू, किए हैं। तो आप अपने बताइए थैंक यू। कि आप कहाँ से रहते हैं, और आपने 3 साल में कैसा, मतलब कहाँ कहाँ प्रिपरेशन किया। आपने एक ड्रॉपर है तो कैसा प्रिपरेशन किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं 10th में तो मैं एक विलेज से ही बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा एजुकेशन का नहीं है, लेकिन उस लेवल तक का नहीं मिल पाता जो अपने लोग सोचते हैं कि 8 9 10 से ही बेसिक्स रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी से ही NTSC के भी ये सब मतलब कि स्टार्ट कर देते प्रिपरेशन वो सब, लेकिन अपने लोगों को आइडिया नहीं रहता इस रीजन में, तो हम लोग को नहीं हो पाता है, ना ही कोई आगे गाइड कर पाता है। तो मैं भी 10th तक इसी यूजुअली जैसे यहाँ के रीजनल स्कूल से कर रहा था, तो CBSE बोर्ड से ही था। इसके बाद मैं 11th में एलन कोटा गया, वहाँ मैंने अ, अच्छा मतलब कि मैंने थर्ड पे ज्वाइन किया था वहाँ पे, और वहाँ के डेली एक्टिविटी, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं वहाँ के जितने भी शेड्यूल सब होते थे, मतलब कि जितना होमवर्क दिया जाता था डेली का डेली वर्क, वो हम करते जा रहे थे। और बैकलॉग तो नहीं रहने देते, लेकिन फिर भी हो ही जाता था थोड़ा मोड़ा। लेकिन एक चीज़ था वहाँ का कि 20 टेस्ट कभी मिस नहीं की और क्लास कभी मिस नहीं की। बट अनफॉर्चुनेट हुआ क्या कि वहाँ पे जब जनवरी में सेशन हम लोग का एंड हुआ 11th का, तो फिर जाके कोविड आ गया, और कोविड के वजह से हम लोग को घर पे ही रहना पड़ा। और मेरा नोट स्टडी मेटर जितना भी था 11th का, वो सब तो घर पे ही रहा, वहाँ पे ही था एलन कोटा में ही। और मेरे साथ ये थोड़ा इंसिडेंट भी हुआ कि वो मेरा 11th का नोट सब नहीं मिल पाया और लॉस हो गया वो सब। इसके बाद ही फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 493 स्कोर किया था, और 93,000 रैंक था उस समय। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपका स्कोर 493 था तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो उस समय आपको बहुत जी, ज़्यादा डिमोटिवेशन हुआ होगा, तो उस समय उस डिमोटिवेशन को आपने कैसे मैनेज किया। मोटिवेशन तो था, लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी उससे बहुत चीज़ मिला कि हम सोचे कि अगर फर्स्ट टाइम में हम इतना स्कोर किए हैं और उतना अच्छा और इतना एफर्ट लगाए थे इन तक, और ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो उससे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम वही रहे कि फिर से ड्रॉप ईयर ले, लेकिन इस बार हम खुद को ज़्यादा टाइम दिए, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किए, और वेरियस इंस्टीट्यूट का टेस्ट ज्वाइन किए। और जो वीक था मेरा कि रेबन थोड़ा वीक रह गया था, उसको बहुत ज़्यादा हम इस बार फोकस किए। और प्रैक्टिस बहुत किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करते थे, ज़्यादा ज़्यादा सोचते थे क्या ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाए। जैसे कि कॉन्सेप्ट तो था ही, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी की वजह से कॉन्फिडेंट उतना नहीं था। तो वही रहा कि लास्ट लास्ट तक मैंने फुल मेजर में लगभग नियरली 30 से 40 टेस्ट लगा दिया था फुल सिलेबस में। इसकी वजह से मुझे बहुत हेल्पफुल मिला कि मैं माइनर माइनर चीज़ को भी कंसीडर करने लगा, और वही रिजल्ट हुआ कि अच्छा परफॉर्मेंस दे पाया नीट के मेन एग्जामिनेशन में। जब आप शुरुआत में कोटा के लिए पढ़ने के लिए गए तो कोटा में तो बहुत मतलब नया, जब आप छोटे से शहर के गांव से गए और कोटा में बहुत बड़ा बड़ा शहर है, उस समय आपको बहुत सारे चीज़ों को फेस करना हुआ होगा। तो उस समय आपने कैसे उसको टैकल किया। हाँ, तो वहाँ भी बहुत सारे बहुत टैलेंटेड बच्चे थे, क्योंकि हम लोग तो मतलब कि एलियन कोटा से जाते हैं बच्चे वहाँ पे, तो हर एक कोई ना कोई रीजनल स्कूल के टॉपर या फिर अच्छे स्टूडेंट ही जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा कंपटीशन था, क्योंकि बैच में बहुत ही टैलेंटेड लड़के थे, हम लोगों से तो बहुत ही टैलेंटेड थे। और बहुत मतलब कि उन लोगों से सीखने की कोशिश हुई, बहुत बहुत सीखने को मिला। क्योंकि वो सब देखते थे बहुत सारा, तो मतलब डिस्कस जब करते थे तो वो बोलते थे जो हम ये सब चीज़ जानते हैं पहले से, लेकिन हम लोग तो वो सब नहीं जानते थे। तो वो सब बहुत ही मतलब कि क्वेश्चन मतलब कि जब भी सर सब क्वेश्चन देते थे, वो सब बहुत ही फास्टली हैंड राइज करके बोल मतलब कि आंसर देते थे। तो ये सब हम लोग को भी लगता था कि हम लोग क्यों नहीं दे पाते हैं। फिर भी लेकिन मतलब कि हम लोग डिमोटिवेट तो नहीं हुए, मतलब कि और स्ट्रगल किए ज़्यादा और हार्ड वर्किंग पे ज़्यादा ध्यान दिए, जिसकी वजह से हुआ क्या, जो फिर धीरे धीरे हम लोग भी मतलब कि उतना तो इफिशिएंट परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली नहीं रख पाए थे, बट स्लोली स्लोली हमें इम्प्रूवमेंट रहा, जिसकी वजह से हम भी मतलब कि टॉप 100 में आने लगे थे। और मेंटेन भी रखे अपने परफॉर्मेंस को, टॉप 100 में हम नियरली माइनर में तो हमेशा रह रहे थे।
और मेजर जब हुआ वहाँ पे तो उसमें थोड़ा परफॉर्मेंस मेरा डाउन हो गया था। तो क्या क्या आपका मेन रीज़न होगा, आप बताना चाहेंगे जिन कारण आपका मार्क्स वहाँ पर डाउन हुआ, जिन कारण आपका ट्वेल्व का जो नीट के साथ जो स्कोर था वो थोड़ा डिक्रीज कर गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड होना नहीं चाहिए था? फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था कि जब कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन डिले हो रहा था उस समय। तो डिले डिले होने की वजह से क्या हुआ कि मतलब कि माइंड जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट फोकस नहीं कर पा रहे थे हम पढ़ाई पे उस समय। और पढ़ते थे बट वो होता है ना, मतलब कि अगर आप सारे बैच में अगर पढ़ रहे हैं, वहाँ के जितने भी बच्चे हैं, तो सब कुछ देखते हुए आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन इन्वायरमेंट रहता है उसमें। लेकिन आप जब घर पे आ जाते हो तो आप तो सिंगल रहते हो, तो उतना ज़्यादा कंपटीशन मतलब कि नहीं हो पा रहा था। और थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम था, हेल्थ इशू भी था, उसकी वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी में मतलब कि नहीं होती, प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी हम एफर्ट डाले और मतलब कि जितना हो सकता था हम लास्ट तक 100% अपना दिए थे फर्स्ट टाइम में भी। और सेकेंड टाइम में तो हम इस बार सोचे थे नहीं, इस बार ही हमको सिलेक्शन लेना है, तो इसलिए हम इस बार बहुत ही मेहनत किए। मेहनत तो करना ही पड़ता है सिलेक्शन लेने के लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि डिसिप्लिन रहे और डेली मतलब कि कंटिन्यूसली मेंटेन करने का कोशिश करते थे इस बार। और वेरियस इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लगाने से बहुत हेल्पफुल मिला मुझे। तो आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस किए हैं, तो आपको कौन सा अच्छा लगा और कौन सा लोगों को चूज करना चाहिए ताकि उनका जो मार्क्स है इम्प्रूव करे और अच्छा वो परफॉर्म कर सकें? अ, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन में बेटर परफॉर्मेंस देते हैं और कुछ ऑनलाइन में भी। मेरे ख्याल से तो आप स्टूडेंट पे ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, सही रहेगा। लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहेंगे तो मुझे तो ऑनलाइन अच्छा लगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप बहुत सारे वेरियस मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग अलग टाइप के कर सकते हैं, कि किसी एक जगह से आपको सब कुछ नहीं मिल पाएगा। कहीं कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे आपको सब कुछ हर एक टीचर नहीं देते हैं। मतलब कि टीचर अगर सेम ही फैकल्टी है सेम सब्जेक्ट के, लेकिन टीचर भी हर एक चीज़ डिलीवर नहीं कर पाते हैं पूरा। ये सब वेरिएशन होता है। तो जैसे कि आपने बोला कि आपने ड्रॉप आउट ईयर आपने लिया, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि ड्रॉप ईयर में जाते हैं तो जो भी 12 में गलतियाँ कर चुके होते हैं उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या क्या जो 12 में गलतियाँ किया था और जो कि ड्रॉप ईयर में सुधारने की कोशिश की, उसके बारे में आप बताइए। मेरा फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा वीक रह गया था और इनऑर्गेनिक में मैं एनसीईआरटी नहीं कवर कर पाया था। और नीट में तो एनसीईआरटी बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि सीधा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक से। तो उस समय मेरा केमिस्ट्री में बहुत ही कम स्कोर था। लगभग मैं फर्स्ट टाइम में 87 या 84, आई थिंक 84 स्कोर किया था मैंने उस समय केमिस्ट्री में। और 87 ही मेरा स्कोर था फिजिक्स में। और बायो में 342 स्कोर था। बायो तो मैं अच्छा से कर पाया था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझसे नहीं हो पाया था, क्योंकि ये लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से मुझे उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन मैं ये जानता था अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करूँ तो हम इस फिजिक्स केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट करके और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैं उसी चीज़ पे ध्यान दिया और इस बार मैं मेरे केमिस्ट्री में 147 आए हैं और फिजिक्स में 157 स्कोर है। तो आपने तो बहुत ज़्यादा मतलब जंप किया, लगभग जो 493 पहले आपका स्कोर था, उसके बाद आपने जो 642 जो स्कोर किया, लगभग 150 से ज़्यादा जंप किया। तो जो भी बच्चे 300 में अटके हुए रहते हैं, 400 में अटके हुए रहते हैं, 200 में अटके हुए रहते हैं, तो उनका जो मार्क्स होता है मतलब जल्दी बढ़ता नहीं है। तो जनरली उनको लगातार पढ़ने की ज़रूरत रहता है। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे डेली, जो भी ड्रॉप ईयर था उसमें? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि स्टूडेंट सबके मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है, हम तो यही जानते हैं। और आप जितना, लेकिन आप ये चीज़ जानिए कि आप कंपटीशन में है यहाँ पे। अगर आप 1 मिनट या 1 आवर या भी कितनी कुछ भी मिनट आप अगर टाइम इधर उधर के दे रहे हैं, समझिए आपसे 18 लाख बच्चे अगर हर एक साल अपेयर हो रहे हैं और आगे तो नंबर इंक्रीज ही होगा, तो आप इस रेस में आप पीछे हो जाइएगा सबसे। तो मेरा तो यही ख्याल आता है कि जितना आपके पास टाइम है डेली एक्टिविटी के अलावा, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देंगे तो सही रहता है। तो आपने तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा की होगी, तो आपने जो और भी जो माइंड को रिलैक्स करने के लिए ड्रॉप ईयर में तो लगातार 14 घंटा 13 घंटा लगातार पढ़ना होता है, तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप क्या क्या चीज़ करते थे ताकि आप डेली का जो एक्टिविटी है पढ़ने का वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें? हाँ, मैं थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेता था और कभी कभी मोटिवेशन के लिए
आर्यन भैया के वीडियो थे नीट प्रेप के, वो सुनता था। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिससे बहुत अच्छे आपको गाइड करेंगे, ना बल्कि एकेडमिक बल्कि नॉन एकेडमिक भी। आपको वहाँ से बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से आप ड्रॉप ईयर में या फिर कभी भी किसी सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। ये जितना ये हार्ड वर्किंग गेम होता है उतना ये मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है स्टूडेंट को। तो सोशल मीडिया से लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे घंटों बीत जाता है और पता भी नहीं चलता है, यूट्यूब पे लगे हुए रहते हैं। तो आप उनके बारे में, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे और कैसे उनसे बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि वो माहौल बन जाता है कि उसके अंदर जैसे ही टाइम बर्बाद हो रहा है तो उसके अंदर चलते जा रहे हैं और टाइम बर्बाद होते जा रहा है। तो उसके उनसे बाहर कैसे निकला जाए, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो 10th के बाद सारे सोशल साइट से मतलब कि नहीं था, किसी भी सोशल साइट पे मैं नहीं था। और रिजल्ट के बाद ही मैं किसी भी साइट पे गया हूँ फिर से, मतलब कि एक्टिव हुआ हूँ ज़्यादा। तो यही बोलूँगा कि सोशल साइट आप कुछ दिन ही तो बात है, तो एक दो 2-3 साल लगी लगता है बस, तो वो बस आप सेक्रीफाइस कर लीजिए, नहीं रहिए बस। अगर आपको नहीं, हम ये नहीं बोलते कि अगर जिसको मैनेज हो रहा है दोनों तो वो करिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता था तो हम अलग ही जाने का सोचा। तो आपने टेस्ट दिया होगा, तो आपने कौन कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था जिनके कारण आपका बहुत ज़्यादा टेस्ट दिया होगा, 12 में भी दिया होगा और ड्रॉप ईयर में भी दिया होगा, तो कौन कौन सा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए थे प्रिपरेशन में? मैं पर्सनली एलएन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था क्योंकि वहाँ एनरोल था। इसके अलावा मैं पीडब्ल्यू में भी टेस्ट देता था। इसके अलावा मैं नीट प्रेप है वो एमर वहाँ भी मैं टारगेट बैच में था, वहाँ भी टेस्ट सीरीज मैंने दिया था। और आकाश का ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो होता था वो हम देते थे। तो आप डेली कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करते थे डेली? मैं ट्राई करता था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मतलब आउट ऑफ वर्क में मतलब कि अपने आउटपुट ज़्यादा निकालूं। अगर स्टडी कम भी कर रहा हूँ तो आउटपुट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत पढ़ने से नहीं, मतलब कि जितना आउटपुट आप प्रकार सही रहता है, आउटपुट पे ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट को। कि ऐसा नहीं कि बुक खोल के रखे हुए हैं और कहीं माइंड इधर उधर है, यूट्यूब पे मतलब कि साथ में मोबाइल में रखे हुए, तो ये सबसे नहीं हो पाएगा कि वो आपका और स्टडी आवर में काउंट नहीं होगा। इसीलिए आउटपुट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कितने कम टाइम में आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, इस चीज़ पे आप मतलब कि माइंड बनाए। और बायो स्टडी सब करने के लिए भी आपको मतलब कि एफिशिएंट थोड़ा बनना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब कि रीडिंग का जो होता है वो रीडिंग सिर्फ रीडिंग देने से नहीं होगा, एनालिसिस करते हुए हर एक लाइन को आपको आगे बढ़ना पड़ता है हर एक चीज़ में। लोग क्या करते हैं कि टेस्ट देते हैं, तो अब टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं करते हैं, तो आप कैसे एनालिसिस करते हैं और लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि टेस्ट एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में कुछ बताइए। एनालिसिस करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप टेस्ट में ऐसा नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर ही रहेगा, तो आप मिस्टेक्स तो करेंगे ही टेस्ट में। तो आप इसके लिए एक अलग से नोट लिखिए। जितने भी क्वेश्चन, या फिर नोट नहीं लिखिएगा तो आप जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से या फिर टॉपिक से रिलेटेड नहीं बन रहा है वो आप उसी अपने मेन नोट में ही लिख दीजिए। मेन नोट में लिख दीजिए। इसके बाद जब आप नोट को फिर से उस चैप्टर को रिवीजन कीजिएगा तो वो क्वेश्चन जो टेस्ट में आया हुआ था नहीं बन रहा था उस समय, आप उस समय बना देख लीजिएगा। तो आपको टेस्ट में का वो जो क्वेश्चन टेस्ट वाले क्वेश्चन थे वो उसका भी रिवीजन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट सब भी रिवीजन हो जाएगा। तो मेरा तो यही रहता था। तो जनरली प्रिपरेशन में डेली पढ़ना रहता है, फिर कल भी पढ़ो, आज भी पढ़ो और परसों भी पढ़ना है, मतलब लगातार पढ़ता ही रहना है। तो आपके हिसाब से जो आपका जो फैमिली है आपके लिए कैसा रोल प्ले करता है आपके नीट के प्रिपरेशन या किसी भी प्रिपरेशन में? फैमिली तो रोल बहुत इंपॉर्टेंस रोल अदा करते हैं, क्योंकि फैमिली के बिना आप फिर नहीं हो पाता है कंपटीशन में। क्योंकि हम घर पे ही रहे तो हम देखें कि फैमिली बहुत ज़्यादा रोल निभाती है, क्योंकि आपको टाइम पे क्योंकि आप एक तो बेनिफिट होता है कि घर पे रहने से आपका हेल्थ सही रहता है, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में हेल्थ जो है ना बहुत मायने रखता है। क्योंकि 10 डेज या 20 डेज आप अगर बीमार पड़ेंगे तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे दूसरों से। तो इसीलिए अगर घर पे कोई रह रहा है या फिर ऑनलाइन, क्योंकि आज के समय में तो ऑनलाइन आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टीचर आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप घर पे रहिएगा, आपको सपोर्टिव केयर भी रहेगा, पेरेंट्स रहेंगे। अगर किसी प्रकार का स्ट्रेस रहता है तो आप पेरेंट्स से बात कीजिए, तो आपको बहुत ही बेनिफिट है घर पे रहने से। तो कौन सा जो कॉलेज है वो आप टारगेट कर रहे हैं अभी? अभी तो मेरा रैंक 6008 आया है ऑल इंडिया रैंक, और ओबीसी है 2113। तो मैं होप तो करूँगा कि मुझे पीएमसीएच मिल जाए, बिहार के टॉप कॉलेज है।
तो होप गाइज आपको अच्छा लगा इंटरव्यू और बहुत चीज़ आपको सीखने को मिला होगा निखिल से। तो जो भी आपका जो सवाल है आप भी पूछना चाह रहे होंगे निखिल से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कुछ आने वाले वीडियो में एक और इंटरव्यू जो सेकंड पार्ट लाऊंगा, जिसमें आपके जो कुछ क्वेश्चन होंगे और जो नॉन एकेडमिक की चीज़ होगा उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप क्या कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्या कहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि न्यू चैनल है तो चैनल भी ग्रो होगा। तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेट हो सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।